तो फर्स्ट इंग्लिश में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के अंदर शायरी, इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश पोइट्री के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उसके कुछ अनासिर हैं जो कि आप सबको समझने ज़रूरी हैं। शायरी के बारे में हमने पोइट्री तो सारी पढ़ ली है, बट उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों में आपसे क्वेश्चंस में आस्क किया जा सकता है, तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर है पूरा आपके पास फर्स्ट इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के नाम से, तो इसी को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे पहले चीज़ के व्हाट इज़ पोइट्री या शायरी, के पोइट्री या शायरी ये किसे कहा जाता है, हाउ कैन यू डिफाइन इट। द पोइट्री इज़ अ रिटन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज़ इन एन इमेजिनेटिव स्टाइल विद अ रिदम। सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इज दिस। शायरी एक रिटन एक्सप्रेशन है, लिखा हुआ इजहार है आपके एहसासात का, आपके ख्यालात का, इन एन इमेजिनेटिव स्टाइल, तख़य्युल के साथ, तसव्वुर के साथ, विद अ रिदम, जिसमें एक सुर या एक धुन भी मौजूद हो। तो अगर किसी रिदम के साथ, किसी सुर के साथ जो है वो हम क्या करें, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को इजहार करें पोइटिक फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड अ पोइट्री। इसको शायरी कहते हैं, नज़म कहते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं नर्सरी से सारी नज़मों को। अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएटिंग पोइट्री रिक्वायर्स सम एक्वेंटेंस विद द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। मतलब शायरी को समझना और उसको सराहने के लिए, शायरी को समझने के लिए और शायरी को सराहने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए सब एक्वेंटेंस, थोड़ी आपकी जान पहचान होनी चाहिए विद द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। शायरी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़ना, मतलब क्यों ले रहे हैं लेक्चर, इसके लिए बता रहा हूँ कि शायरी को समझने के लिए, उसको परखने के लिए हमें शायरी की समझ होनी चाहिए। वरना ज़ाहिर सी बात है, जब आप में ज़ौक़ ही नहीं होगा शायरी का, आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम इंग्लिश शायरी की बात कर रहे हैं, वैसे बेहतर तो ये होगा कि उर्दू शायरी के अंदर हम इन चीज़ों को समझें, क्योंकि जो हमारी मादरी ज़बान है। लेकिन उर्दू के अंदर ज़ाहिर सी बात इस तरह के चैप्टर्स होते नहीं है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम समझ लेते हैं, इंग्लिश पोइट्री के अंदर, और ये चीज़ें उर्दू शायरी में भी लागू हो सकती हैं, उर्दू पोइट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है शायरी हर ज़बान के अंदर ही होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में कुछ डेफिनेशंस टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। लाइन या वर्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ लाइन और व्हाट इज़ अ वर्स। लाइन या वर्स हम कहते हैं मिसरे को, मिसरा उर्दू में कहते हैं मिसरा, इंग्लिश में कहते हैं लाइन या वर्स। तो पोइट्री कंटेन्स लाइन्स एंड वर्सेस। जो भी शायरी होती है वो मल्टीपल लाइन्स पर मुश्तमिल होती हैं, कोई 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, डिफरेंट लाइन्स की पोइट्री होती है। तो लाइन, सितर या फिर एक मिसरा, तो हर एक पोइट्री में बेटा डिफरेंट लाइन्स होती हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइन मे बी मेजर्ड इन 2 वेज। अच्छा, एक लाइन की जो लेंथ होती है ना, वो 2 तरह से उसको मेजर किया जाता है। अच्छा, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, जब हम प्रोस लिख रहे होते हैं, प्रोस राइटिंग कर रहे होते हैं, नसर लिख रहे होते हैं, तो क्या होता है बच्चों के, हम क्या डिस्कस करते हैं उसमें, सिर्फ हम सेंटेंस गिनते हैं। जैसे माई नेम इज़ नसीम, तो यहाँ पर हमारे पास माई नेम इज़ नसीम 4 वर्ड्स हैं, तो 4 वर्ड्स को गिना जाता है। लेकिन शायरी के अंदर ऐसा नहीं है। पोइट्री की एक लाइन की लेंथ को मेजर करने के 2 तरीके हैं बेटा। 2 तरीके कौन से? फर्स्ट, नंबर ऑफ साइलेबल्स, या तो आप नंबर ऑफ साइलेबल्स को गिनते हैं, उसके अंदर है साइलेबल, जैसे ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को जब आप ब्यूटीफुल पढ़ते हैं तो प्रोस के अंदर हम इसको एक वर्ड कहते हैं, लेकिन जब हम पोइट्री की बात करेंगे तो ब्यूटीफुल, दीज आर द 3 साइलेबल्स। तो पोइट्री में हमेशा जो सुर बनानी होती है, रिदम बनाना होता है, तो साइलेबल्स को गिना जाता है, वर्ड्स को नहीं। नंबर ऑफ साइलेबल्स इन इट और द नंबर ऑफ मीटर्स या फुट, या तो नंबर ऑफ साइलेबल को गिनते हैं या नंबर ऑफ मीटर्स को गिना जाता है। अच्छा, मीटर और फुट वैसे फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये लेंथ की यूनिट्स हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर मीटर्स या फुट असल में ये 2 साइलेबल्स को कहते हैं। 2 साइलेबल्स के मिलने से एक मीटर या फिर फुट बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 2 साइलेबल्स के कॉम्बिनेशन एक मीटर या फुट कहलाता है। तो या तो साइलेबल्स गिनते हैं या तो मीटर्स गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन मैंने लिखी, दस इन विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। ये किसी शायरी की एक लाइन है कि दस इन विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। अब यहाँ पर अगर आप वर्ड्स गिनोगे तो वर्ड्स के लिहाज से तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, लेकिन वर्ड्स कभी गिना नहीं जाता। इसमें हम गिनेंगे साइलेबल्स। सबसे पहले साइलेबल के लिहाज से देखें, 10 साइलेबल्स हैं इस एक लाइन के अंदर। 10 इन विंटर, ठीक है, मैं आपको अलग अलग तोड़ के दिखा रहा हूँ ना, कि 10 इन विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 इन विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। ओके, सॉरी, इसके अंदर एक वर्ड मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। इन द विंटर, बुक में शायद लिखा होगा ना, तो मैंने यहाँ द मिस किया है शायद। ओके, सॉरी।
तो कि 10 इन द विंटर, तो 10 इन द, ये बुक की एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सामने बोर्ड पे, ठीक है, घर पे जाके बुक में भी देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस लाइन के अंदर आप देख सकते हैं 10 साइलेबल्स हैं, क्योंकि जितनी बार आप ब्रेक लगाना पड़ता है आपको बोलते हुए तो वो साइलेबल होता है। जैसे विंटर में 2, लोनली में 2 साइलेबल है, विंटर में 2 साइलेबल है, ठीक है, बाकी सब में सिंगल साइलेबल्स हैं। तो इस वर्ड में 10 साइलेबल हैं, या मीटर्स के लिहाज से कितने मीटर्स हैं, 5 मीटर्स या 5 फुट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि एक आपको पता है कि यहाँ पर 10 साइलेबल है तो डिवाइड कर दो 2 से इसको, मतलब उतने मीटर्स या उतने फुट हो जाएंगे। बस ये सिंपल तरीका है किसी भी लाइन में जज करने का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे पहले मैंने आज आपको डिस्कस किया सबसे पहले कि लाइन के बारे में, कि लाइन या वर्स किसे कहते हैं। हर नज़म लाइंस पर मुश्तमिल होती है, और लाइन को नापा किस तरह जाता है, किस तरह मेजर किया जाता है, या तो साइलेबल से या तो मीटर से, और मीटर में 2 साइलेबल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? इस स्लाइड में कोई मसला किसी को? बुक में भी यही चीज़ लिखी होगी सेम, ठीक है, एज इट इज़। मैंने उसको शॉर्ट करके कर दिया है ताकि आप इजीली समझ जाएं, ठीक है। जो मेरे लिहाज से MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं मिड में दूंगा ये सारी चीज़ें। बुक में तो और भी बहुत कुछ लिखा होगा, पर मैं जो दूंगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मीटर्स जो है ना, मीटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक यहाँ पर हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर मतलब कि यहाँ पर किसके मतलब पेंटा मीन्स होता है 5, तो 5 मीटर्स मीन्स 10 साइलेबल्स। और आयम्बिक किसे कहते हैं? पेंटामीटर मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें 10 साइलेबल हो, और आयम्बिक का मतलब एक शॉर्ट और एक लॉन्ग साइलेबल हो। अ लाइन विच कंटेन्स 5 मीटर्स मतलब 10 साइलेबल्स इज कॉल्ड पेंटामीटर लाइन। 5, अगर जाहिर सी बात है कि अगर 10 साइलेबल हो तो फिर पेंटामीटर लाइन है। आईएम के क्या मतलब है? आयम्बिक का क्या मतलब होता है? आईएम मीन्स ईच मीटर कंटेन्स 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट साइलेबल। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट साइलेबल होगा और इसके कंटिन्यूस पैटर्न चलेगा, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट से क्या मुराद है? टोटल 10 साइलेबल आएंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट होगा, ठीक है। इसको ड्रम के बीट्स में हम उसको बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मतलब साउंड के लिहाज से भी कह सकते हैं, एक शॉर्ट साउंड एक लॉन्ग साउंड, इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे अब 1 2 इस तरह से करते ना, जैसे ज़ोर से इसमें मारा तो ये एक हमारे पास एक लॉन्ग साइलेबल, और हल्की आवाज़ आ गई तो दिस इज द शॉर्ट साइलेबल, ठीक है। तो लॉन्ग शॉर्ट दिस इज 1 फुट, ठीक है, ये लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। अब ये 1 मीटर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। अब इसको पेंटामीटर कैसे बनाएंगे? इस तरह से 5 बार टोटल चलेंगे, ठीक है। अब शायरी को इस तर्ज में लिखा जाता है, धुन की सूरत में, ठीक है, रिदम की सूरत में। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है, ये सोनेट पुरानी बुक में थी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक शायर, उन्होंने एक लाइन लिखी। अब ये लाइन देखो आयम्बिक पेंटामीटर में, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, उसके बाद ईयर फेयर में 2 साइलेबल होते हैं, टोटल 10 साइलेबल आ गए। अब देखो रेड से जो लिखा वो हमारे पास लॉन्ग साइलेबल है, फिर ब्लैक से जो लिखा वो शॉर्ट है, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। दिस इज आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें जो 5 मीटर्स होंगे उसमें जो 2 साइलेबल होंगे हमेशा एक लॉन्ग होगा दूसरा शॉर्ट होगा। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। तो अब इसमें देखो एक चीज, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ठीक है, इस तरह से चल जाएगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। अब इसमें क्या होता है? बीट चलती है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो एक बीट चलती है, मजा आता है सुनने में, तभी गाने बनते हैं, सॉन्ग्स बनते हैं शायरी पर, वरना नहीं बन सकते हैं, तभी सुनने में भी मजा आता है। तो ये आम इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ शायर कर सकता है ये टेक्निकलिटी। आप सोचोगे हम कोई लिख दें वैसा गाना जो आप सुन रहे हैं, आप नहीं कर सकते, है ना। लिखते भी तो अजीब सा बन जाता है, आप बोलते हैं तो धुन ही नहीं बन रही है, तो अजीब सा बन रहा है, अक्सर ऐसा होता है। तो ये शायरी है, बात समझ में आ रही है। तो आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहेंगे भाई? टोटल हमारे पास 10 साइलेबल होंगे, 5 मीटर होंगे, और हर मीटर में जो 2 साइलेबल होंगे, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। स्ट्रेस अनस्ट्रेस इसको कहते हैं। क्लियर है? आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहेंगे? एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये लाइन कैसे आयम्बिक पेंटामीटर है, 5 मीटर कैसे इसके अंदर है, और आयम किस तरह से, कोई मसला बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। तो मैं आपसे पूछूंगा पेंटामीटर है, कितने मीटर्स होंगे? 5 मीटर। पेंटामीटर में कितने साइलेबल होंगे? 10 साइलेबल। आईएम के अंदर कितने साइलेबल होता है? 2 साइलेबल। कौन से 2 होते हैं? एक लॉन्ग एक शॉर्ट, सही है। लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, रेड वाले लॉन्ग है, ब्लैक वाले शॉर्ट है, इसलिए मैं अर्थ फिर हैज़ हल्का कर रहा हूँ, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग, इस तरह से कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आप तर्ज देखते हैं ना, जब पढ़ने का, जब
पढ़ रहे होते हैं शायरी, हम तो रीडिंग की तरह पढ़ लेते हैं, इज नॉट एनीथिंग टू शो, लेकिन जो एक रीडर होता है ना शायरी का, उसको पूरी डिटेल में पढ़ रहा होता है। यूट्यूब वगैरह में कभी आप देखेंगे, शायरी का एक तर्ज होता है, उर्दू चाहे इंग्लिश, और वो सिर्फ शायर लोग ही पढ़ पाते हैं, या जो शायरी करते हैं या शायरी जो जिनको शौक होता है, वरना हम तो उर्दू की तरह पढ़ के चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई। और जो ज़ौक़ रखते हैं उनको पता होता है कि इस बंदे को पढ़ना आता है कि नहीं आता है। वो फ़ौरन से आप पढ़ोगे एक लाइन, आप सामने वाला बंदा समझ जाएगा यार ये बस शौकिया है, उसको नहीं आता कुछ भी। और जो शायरी पढ़ते हैं उनके पास पूरा तर्ज होता है। क्लियर है? तो अब आगे आते हैं आइम्बिक पेंटामीटर के आगे, स्टैंजा। स्टैंजा किसे कहते हैं भाई? उर्दू में बंद कहा जाता है, इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ लाइन्स इट कंटेन। स्टैंजा बंद में ना मल्टीपल लाइन्स होती हैं, उर्दू के अंदर भी होती है, 2 लाइन की बंद होती है, 4 लाइन की होती है, 6 लाइन की होती है ना भाई, मिसरे की होती है, 2 मिसरे वाले बंद भी है, 4 मिसरे वाले भी है। इंग्लिश के अंदर भी जो स्टैंजा है ना, अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स पर मुश्तमिल होती है। 2 लाइन पर भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी लाइन्स पर मुश्तमिल हो सकती है। अगर वो 2 लाइन्स पर है तो उसको क्या कहा जाता है? कपलेट। कपलेट, कपल मतलब बना होता है, 2 लाइन्स पर होती है। इसको हम लोग कहते हैं शेर कहते हैं उर्दू में, इसको हम लोग कपलेट को, 2 लाइन्स होता है ना शेर में। उसके बाद टर्सेट होता है। टर्सेट में 3 लाइन, ट्राई से निकला है टर्सेट, ये एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सेट में 3 लाइन्स होती हैं। उसके बाद 4 लाइन्स है तो फिर क्वार्ट्रेन, क्वाड के मतलब वैसे भी 4 होते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं रुबाई। रुबाई जो है ना, रुबाइयात, वो 4 लाइनों पर मुश्तमिल होती हैं, उर्दू में हम उसको रुबाई डिफाइन करते हैं। उसके बाद 5 लाइन है तो दिस इज कॉल्ड क्विंटेन। क्विंटेन मीन्स 5 लाइन्स वाली स्टैंजा। 6 लाइन्स है तो उसको बोला जाता है सेस्टेट। सोनेट में हमने पढ़ा था ना, एक सेस्टेट होता है, एक ऑक्टेव होता है ओज़ेमेंडियस के अंदर। तो सेस्टेट मतलब 6 लाइन्स के स्टैंजा। उसके बाद अच्छा 5 लाइन्स है ना, तो 5 लाइन्स इसको उर्दू में हम इसको 5 लाइन्स वाले को आई थिंक हम लोग इसको जो है वो मखमस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा लिटरली, उर्दू के टीचर आपको बता सकते हैं। तो क्विंटीन मतलब 5 लाइन्स है, और सेस्टेट अगर है तो दिस इज कॉल्ड 6 लाइन्स, और अगर 7 लाइन्स है दैट इज कॉल्ड सेप्टेट, और 8 लाइन्स है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। ऑक्टा मतलब होते हैं 8, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखना है कि कपलेट है, फिर टर्सेट है, फिर क्वार्ट्रेन है, क्विंटेन है, सेस्टेट है, सेप्टेट है, फिर ऑक्टेव है। तो किसी भी लाइन का मैं आपसे उसके पूछ लूँगा कि भाई स्टैंजा कंटेन्स 5 लाइन्स इज कॉल्ड अटैच, 4 ऑप्शन दे दूंगा तो बता दूंगा ना भाई इसको। बाकी बुक में भी लिखा हुआ है ये आपके इसमें, अभी बच्चे बुक ओपन किए हैं तो उनको दिख रहा है कि सर ये चीज़ है, और नहीं तो PDF दे दूंगा तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा भी दिख जाएगा आपको, क्योंकि शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक में थोड़ा और ज़्यादा है ना, वो फिर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नहीं करना है उसको, ठीक है भाई। तो मसला स्टैंडर्ड समझ में आ गया कि एक बंद कितने लाइन्स पर मुश्तमिल हो सकता है? 2 से लेकर 8 लाइन कितने भी लाइन्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 लाइन्स, मैक्सिमम 8 लाइन्स होते हैं एक बंद में, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग भी चल रही है लेक्चर की, आप ऐसे भी सुन भी सकते हो पूरा लेक्चर एक साथ। राइम, उसके बाद राइम किसे कहते हैं? राइम कहा जाता है रदीफ को। रदीफ उर्दू में रदीफ पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश में कहता है राइम। देयर इज द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन्स। शायरी जब ख़त्म होती है तो सेम वर्ड्स आ जाते हैं, सेम साउंड आ रहा होता है, उसको हम रदीफ कहते हैं, एक राइम क्रिएट हो रहा होता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ देखिए स्टार और आर के अंदर राइमिंग है, स्टार एंड आर राइमिंग कपलेट्स इनको कहा जाता है, राइम कर रही है। क्लियर है? राइम किसे कहते हैं? मतलब सबको पता ही था, मैं बता रही हूँ कि राइम होती है, राइमिंग पैटर्न बना होता है इसके अंदर। तो मसला सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन। साउंड वर्ड सेम ना आए, साउंड पहले सेम आ जाए, ठीक है। उर्दू में तो वर्ड्स भी सेम आ जाते हैं, ठीक है। एनी इशू? तो मसला राइम के अंदर छोटे छोटे स्लाइड मैंने बनाए हुए हैं ताकि बस एक एक चीज़ करके आगे बढ़ते हैं, लिखने में टाइम वेस्ट होता है बहुत। अब आ जाओ राइमिंग पैटर्न। राइमिंग पैटर्न को हम एक कन्वीनियंट वे है कि राइमिंग पैटर्न को हम डिफाइन कर सकते हैं कन्वीनियंटली, आसानी के साथ। राइमिंग पैटर्न मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये जो बचपन की है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसके अंदर राइम है, देखो स्टार और आर ये 2 सेम राइमिंग कर रहे हैं। अगली कपलेट चेक करो, हाई और स्काई, इन दोनों की राइमिंग पैटर्न सेम है, और इन 2 थर्ड और फोर्थ लाइन की 1 2 3 4 में फर्स्ट और सेकंड लाइन की राइमिंग पैटर्न सेम आ रही है, और थर्ड और फोर्थ की सेम आ रही है। अब इसको किस तरह शो करते हैं? अल्फ़ाबेट से ABC करके। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिख दिया, AA मतलब जो ये है वही है, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने BB। तो इसका राइमिंग पैटर्न हम बना सकते हैं AABB।
मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन राइम कर रही है और थर्ड और फोर्थ राइम कर रही है। अच्छा, कभी कभार शायरी में ऐसा होता है कि फर्स्ट और थर्ड राइम कर रही होती है, सेकंड और फोर्थ कर रही होती है, तो ए उसको फिर हम लिख देते हैं ए बी ए बी। आप चेक करना, बाकी तमाम पोइट्रीज के अंदर आपको राइमिंग पैटर्न मिलेगा। तो उसको ए बी सी, क्या पता एक नया राइम पैटर्न है जो सी दे देंगे, चौथा है तो डी दे देंगे, उसको कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइमिंग पैटर्न। को मसला, ठीक है, राइमिंग पैटर्न। तो मतलब राइमिंग पैटर्न को हम कन्वीनियंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की सूरत में, ठीक है। तो इसके पीछे भी पूरी एक साइंस है, शायरी के पीछे भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायो के पीछे साइंस है ना, शायरी में भी एक साइंस है। आर्ट्स इसको कहा जाता है, हम लोग हल्का लेते हैं आर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर ना, चूँकि जाहिर सी बात है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता रहा था क्लास के अंदर, बट आर्ट्स की पूरी फील्ड इंग्लिश में लोग मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी सब कर रहे होते हैं। कुछ तो पढ़ रहे होंगे ना यार, सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने की चीज़ थोड़ी ना होती है, इसमें भी कुछ है, अब वो फिर के समझना पड़ता है उसको। इसकी पूरी, ये तो मैं भी शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत कुछ होगा इसके अंदर जो शायरी समझते होंगे। तो मसला यहाँ तक राइमिंग पैटर्न में। कुछ पूछना है तो पूछ लें। फ्री वर्स, फ्री वर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फ्री वर्स किसे कहते हैं? फ्री वर्स इज अ पोम दैट डजंट हैव अ राइम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एक, जरूरी नहीं है बच्चों के हर एक जो है वो नज़म के अंदर राइम हो, बिना राइम के भी नज़में लिखी जा सकती हैं, उसको कता कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ऐसी नज़में जो है ना उसके अंदर राइमिंग पैटर्न नहीं होती है, जैसे कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अब यहाँ चेक करो, कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन, क्या राइमिंग पैटर्न है कोई? दिस इज कॉल्ड अ फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स भी इसको कहा जाता है। इसकी फ्री वर्स से मुराद की आज़ादी के साथ ये चल रही है ये वर्स, इसमें कोई राइमिंग पैटर्न सोचने की जरूरत नहीं है। पता है, जिसको उर्दू में भी लिखा जाता है, बहुत सारे, चाहे जॉन एलिया बड़े मशहूर शायर हैं जो फ्री वर्स राइटर हैं, उनकी आई एंडिंग सेम नहीं हो रही होती, बहुत कम, अक्सर जगह पर ना वो पहली लाइन कुछ होती है, दूसरी लाइन कुछ होती है, मतलब एंड के वर्ड सेम नहीं आते, बट एक थॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा होता है उसके अंदर। यस, कथा के अंदर नहीं होती है। तो जॉन एलिया अक्सर यही लिखते हैं, फ्री वर्स लिखते हैं अक्सर उनकी शायरी में। तो मसला, और भी उर्दू के शायर हैं जो फ्री वर्स लिखते हैं, वो कपलेट में बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी गज़ल में होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा आप क्या चीज़, आप देखो हेडिंग यहाँ पर चेंज कर दी मैंने। नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ पोम। अ शॉर्ट पोम इज कॉल्ड अ लिरिक। लिरिक किसे कहते हैं? एक शॉर्ट पोम, एक छोटी नज़म, उसको लिरिक कहा जाता है। छोटी नज़म जो चार लाइन पर, 2 लाइन पर, 6 लाइन पर मुश्तमिल होती है, दिस इज कॉल्ड अ लिरिक। जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो पोम है दिस इज एक्चुअली अ लिरिक। लिरिक क्या होती है? 4 लाइन की पोम हो गई, 6 लाइन की, शॉर्ट पोम्स को लिरिक कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ लिरिक? अ शॉर्ट पोम इज कॉल्ड अ लिरिक, बस दैट्स इट, ठीक है। कोई मसला? तो ये जो नज़म बचपन में आपने पढ़ी थी, ज़्यादातर लिरिक्स ही पढ़ते थे हम लोग, नर्सरी राइम्स जो होती थी हमारी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सोनेट। बेटा सोनेट पढ़ी हुई चीज़ है, सोनेट कोई न्यू चीज़ नहीं है। सोनेट एक तो चॉकलेट होता है सोनेट, मैंने बताया, तो उसकी बात नहीं कर रहा भाई मैं। सोनेट की फॉर्म इटली से ओरिजिनेट हुई है, इटली से आई है ये इंग्लिश के अंदर, इटली से आई है इंग्लिश के अंदर। सोनेट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पोम, नज़म की एक किस्म है, ये एक टाइप ऑफ पोम है, नज़म की एक किस्म है सोनेट। ओzymandias जो हमने पढ़ा था, पीबी शैलेंजर ने लिखी थी, इट वॉज अ सोनेट। सोनेट की सिंपल कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? 14 लाइन्स पोम। वो नज़म जिसके 14 लाइनें हों उसको सोनेट कहा जाता है। उसमें 2 स्टैंजा होंगे, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव में कितनी लाइन्स? 8 लाइन्स। सेस्टेट में कितनी लाइन्स? 6 लाइन। तो 8 + 6 = 14 लाइन्स। तो सोनेट की एक सिंपल डेफिनेशन है, 14 लाइनों वाले नज़मों को सोनेट कहा जाता है, जिसमें 2 स्टैंजा होंगे, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स में, सेस्टेट 6 लाइन्स में। अगर आपको देखना है तो ओzymandias पोम देख लेना, वो एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स ही हैं, पीबी शैलेंजर ने लिखी थी, फिरौन वाली जो कहानी थी। तो ये क्या हमने एक संडे लिया है इसकी क्लास में। तो मसला, सोनेट किसे कहते हैं? रिपीट हो गया ये, टाइप ऑफ पोम पढ़ लेने। कितनी तरह की नज़में होती हैं हमारे पास इंग्लिश में, एक तो मैंने वर्स बता दी, एक सोनेट हो गई, ठीक है। एलेजी, उर्दू में इसको कहते हैं मरसिया। एलेजी इज अ पोम दैट एक्सप्रेसेस सॉरो ओवर द डेथ ऑफ लव्ड वन, ठीक है। अपने किसी प्यारे, अपने किसी अजीज, किसी करीबी रिश्तेदार के दुनिया से चले जाने के बाद अगर हम उनकी याद में कोई शायरी लिखते हैं, उसको हम एलेजी कहते हैं या मरसिया कहते हैं।
यस, करबला का वाक़या करबला जो मीर अनीस ने लिखा है। मीर अनीस उर्दू ज़बान में बहुत बड़े मरसिया निगार हैं, मतलब हंसनामा जो लिखा है उन्होंने, बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इंग्लिश में भी मरसिया एलेजी लिखी जाती है, जॉन कीट्स लिखते थे मरसिया, मतलब। तो एलेजी किसे कहते हैं? एक ऐसी नज़म जो किसी की डेथ पर, किसी की मौत पर लिखी जाए, बस मरसिया ऐसी को कहा जाता है। कोई मसला क्लियर है? ओके, तो मुझे दो एक ही लाइन बस याद रखनी है, कोई ज़्यादा नहीं उसके अंदर, और ये नॉलेज आ जाएगी आपको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद ओड। ओड उर्दू में कहते हैं इसको गज़ल। गज़ल को इंग्लिश में ओड कहा जाता है, ठीक है। ओड इज़ अ पोम इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस कॉमनली ग्लोरीफाइंग एन इंडिविजुअल। ओड एक नज़म है इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एड्रेस मतलब मुखातिब या खिताब, जिसमें किसी को मुखातिब किया जा रहा हो, तो किसी से बात की जा रही होती है। गज़ल का मतलब ये होता है बात करना, किसी को मुखातिब करना। कॉमनली ग्लोरीफाइंग एन इंडिविजुअल, और आमतौर पर हम किसी इंडिविजुअल मतलब टाइप्स ऑफ पोम पे बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ओड। ओड हम कहते हैं गज़ल को। गज़ल से मुराद होता है किसी से बात करना, टू एड्रेस समवन। तो ओड इज़ अ पोम इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ओड एक ऐसे नज़म होती है जो किसी एड्रेस की फॉर्म में होती है, जिसमें किसी को मुखातिब किया जाता है, जिसमें किसी को पुकारा जाता है, किसी से बात की जाती है। कॉमनली ग्लोरीफाइंग एन इंडिविजुअल, और आम तौर पर हम इसमें ग्लोरीफाई करते हैं किसी फ़र्द को। ग्लोरीफाई मतलब उसकी तारीफ़ करते हैं या उसकी अज़मत, उसकी शान व शौकत बयान करते हैं। तो नॉर्मली जो गज़ल उर्दू शायरी में लिखते हैं बहुत सारे जो हैं वो गज़ल लिखने वाले, या फिर इस तरह इंग्लिश में ओड्स लिखे जाते हैं। जॉन कीट्स बड़े मशहूर थे डिफरेंट ओड्स को लिखने में। ओड में हम क्या करते हैं, हम बात कर रहे होते हैं किसी से, मुखातिब होते हैं हम किसी से, और उस शख्स की तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके गुड क्वालिटीज़ हैं, वो उसके अंदर बयान की जा रही होती है। उसकी खूबसूरती या फिर उसके किरदार की कोई ऐसी बात हम उसके अंदर बयान कर रहे हो, तो उसको गज़ल कहा जाता है, ठीक है। तो अक्सर वो इसके मजाजी पर अक्सर ख़ास तौर पर जो है ओड्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो ये सिंपल एक मेथड होता है उर्दू और इंग्लिश के अंदर। तो उर्दू में जिस चीज़ को गज़ल कहते हैं, इंग्लिश में उसी चीज़ को हम ओड कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एड्रेस की फॉर्म में ये होता है कि किसी से बात की जा रही होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ओड एक है। तो ये एक लास्ट एक टाइप ऑफ फॉर्म हमारे पास, इसको एपिक कहा जाता है। एपिक कहा जाता है। एपिक इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्म। एक लॉन्ग पोम होती है, एक लंबी नज़म होती है। तो एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, एक लंबी नैरेटिव फॉर्म होता है। नैरेटिव से मुराद यहाँ पर होता है कहानी, जिसमें कोई कहानी बयान की जाती है। दैट टेल्स द हीरोइक एक्शंस ऑफ अ लेजेंडरी हीरो, जिसमें क्या होता है कि हम हीरोइक एक्शंस, कोई बहादुरी के काम बताते हैं किसी लेजेंडरी हीरो के, किसी मशहूर हीरो के। मिसाल के तौर पर जैसे कि रुस्तम और सोहराब की स्टोरी जैसे कि जो है वो लिखी, मतलब इसमें लाइक ईरान के अंदर लिखी गई थी। तो एपिक बहुत सारी है, मतलब हम लोग नहीं पढ़ रहे उसके अंदर, हमारे फर्स्ट ईयर में कोई भी, बस आपको टाइप याद रखनी है कि एपिक किसे कहते हैं। एपिक इज़ अ लॉन्ग पोम, एक लंबी एक नैरेटिव फॉर्म होती है जिसमें कहानी बयान की जा रही होती है किसी एक हीरो की। एक हीरो या फिर एक शख्स, एक बहादुर शख्स के बहादुरी के कारनामे उसके अंदर बताए जा रहे थे। कि जंग कारनामा सर अंजाम दिए, उसकी पूरी रुदात जो बयान की जाती है, इसको एपिक कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो एपिक तो लंबी होती है, मतलब 50 पेज की, 100 पेज की नज़में होती हैं, 400 पेजेस की नज़में होती हैं। तो वो जाहिर सी बात है हम अपने कोर्स में उसको नहीं पढ़ते। दैट इज़ कॉल्ड एन एपिक, अ लॉन्ग पोम दैट टेल्स द हीरोइक एक्शन ऑफ अ लेजेंडरी हीरो। क्लियर है भाई? एपिक। तो एक और हमारे पास टाइप ऑफ फॉर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेड, ठीक है। तो बैलेड और एपिक लगभग सेम होती हैं। बैलेड में भी हमारे पास एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी होती है, तो विच कंटेंस, जिसमें मौजूद होता है कि अभी 4 लाइन्स स्टैंजा, 4 लाइन्स स्टैंजा, जिसको हमने अभी पीछे नाम दिया था क्वाट्रेंस का, क्वाट्रेंस। तो जो बैलेड्स हमारे पास है, बैलेड इज आल्सो अ पोम, एक ऐसी नज़म होती है बैलेड जिसमें एक स्टोरी बयान की जाती है और उसके अंदर 4 लाइन्स के स्टैंजा हमारे पास होते हैं। जैसे कि बैलेड के अंदर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं द एबट ऑफ कैंटरबरी। तो जो एबट ऑफ कैंटरबरी आपने यकीनन पढ़ा है, तो उसके अंदर एक स्टोरी थी, एक कहानी थी, और मल्टीपल स्टैंजा, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टैंजा थे और सब के सब 4 लाइन्स पर मुश्तमिल थे ना। जैसे इन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एनॉन ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विथ मैन एंड विथ माइट फॉर इट डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट। तो ये 4 लाइन्स थी।
फिर अगली 4 लाइन्स उसके बाद आई थी, एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी कंसर्निंग द एबोर्ड ऑफ कैंटरबरी, हाउ नाउ हिज हाउसकीपिंग एंड हाई रिनॉन दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। तो बहुत सारी इस तरह की मल्टीपल 4 लाइन्स के स्टैंजा थे। तो बैलेड भी एक स्टोरी होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हर स्टैंजा 4 लाइन का होता है, कॉन्ट्रेंस पर मुश्तमिल होती है। सही है भाई? तो ये बैलेड के बारे में मैंने आपको बताया, बैलेड किससे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एक अलग हेडिंग के साथ जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। पोइट्स यूज फिगर्स ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू इनहेंस द मीनिंग ऑफ अ पोम। शायर अक्सर फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टू इनहेंस द मीनिंग ऑफ अ पोम, किसी नज़म के मीनिंग, उसके मतलब को इन्हेंस करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको खुशनुमा बनाने के लिए। तो नज़म के अंदर समझो खूबसूरती होती है। फिगर्स ऑफ स्पीच मल्टीपल टाइप के, जो नसर में, प्रोस में हम इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर हम उसको पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? ये चीज़ें मैंने अक्सर पूरी क्लास थ्रू आउट द पोम में पढ़ाते रहता हूँ आपको, मैंने सबको जमा करके एक तरफ लिख दिया है। फर्स्ट है सिमिली, इमेजरी की टाइप एक किस्म की है सिमिली, जिसको तशबीह कहते हैं। सिमिली किसे कहा है? इट इज़ नॉट स्माइल नहीं लिखा मैंने, ये दिस इज सिमिली, इसको सिमिल नहीं पढ़ेंगे, सिमिली पढ़ेंगे, SIMILE, तो सिमिली, तो सिमिली। सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक और एस। सिमिली में हम क्या करते हैं? एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों के बीच में, लाइक और एस के वर्ड्स के साथ। कंपैरिजन, 2 चीज़ों का मवाजना करते हैं, उसमें लाइक और एस ये 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाए किसी शायरी की एक लाइन में, तो हम बोलते हैं उस लाइन में सिमिली यूज़ की गई है, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे डैफोडिल्स जो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी, उसकी फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल बट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो ये फर्स्ट लाइन थी यहाँ पर इसकी, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बेमकसद फिर रहा था अकेले जैसे कि कोई बादल। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बादल के जैसे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शायर ने अपने आप को बादलों से तशबीह दे दी है। ये तशबीह दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। बस समझ में आ गई? उर्दू शायरी में भी होता है ये, ठीक है, कोई मसला? तो अगर एज और लाइक के वर्ड के साथ 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, उसको सिमिली कहा जाता है, सिमिली। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है मेटाफोर। मेटाफोर इस्तारा, इस्तारा मतलब उधार लेना कहते हैं। ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है 2 चीज़ों के बीच में। इसमें लाइक और एस का वर्ड नहीं आता। लाइक और एस का वर्ड इस्तेमाल किए बिना अगर हम कंपैरिजन करें, दैट इज कॉल्ड अ मेटाफोर। वो मेटाफोर कहलाता है, मेटाफोर। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वॉज रिबन ऑफ मून लाइट। एक ये लाइन है, नज़म, किसी नज़म की लाइन है, बुक में लिखी हुई है, द रोड वॉज रिबन ऑफ मून लाइट। द रोड, जो रोड था वो एक रिबन की तरह था मून लाइट के, चांद की रोशनी के। अब यहाँ पर द रोड था रिबन ऑफ मून लाइट। अब यहाँ देखो लाइक और एस का वर्ड नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद कंपैरिजन है कि रोड को कह रहे कि रोड क्या था भाई? वो रिबन ऑफ मून लाइट था। तो सिमिली और मेटाफोर में एक सिंपल फर्क है। सिमिली कहता है ए इज लाइक या एस बी, दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। ए जो है वो बी के जैसा है, जबकि इसमें मेटाफोर में क्या कहते हैं भाई? ए इज बी। ए जो है वो असल में बी है। तो देखो क्या फ़र्क है सिमिली और मेटाफोर में, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं ए बी के जैसा है, और उसमें कह रहे हैं ए जो है वो बी है। ये नहीं कह रहे कि रोड जो था वो रिबन ऑफ मूनलाइट जैसा था, वो कह रहे रोड जो था वो रिबन ऑफ मूनलाइट ही था। तो विदाउट लाइक और एस के वर्ड के जब कंपैरिजन होती है, दिस इज कॉल्ड मेटाफोर। ठीक है, कोई मसला मेटाफोर में? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन टू एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट। शायरी के अंदर पर्सोनिफिकेशन भी की जाती है, मतलब ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको यूज़ करते हैं शायर। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें किसी इंसान की क्वालिटी को, किसी इंसान की क्वालिटीज़ को किसी जानवर में या फिर किसी मुर्दा चीज़ में, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर लगा देते हैं उठा के। इससे ये एक तरह से खूबसूरती आ जाती है जुमले के अंदर। उर्दू में तो बहुत करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेव हैंडसम ट्री फेल, एक लाइन है, एक बहादुर खूबसूरत दरख्त नीचे गिर गया। अब जो ब्रेव और हैंडसम ये इंसान की क्वालिटी होती है, दरख्त की थोड़ी ना होती है। तो अ ब्रेव हैंडसम ट्री फेल इस लाइन में दिखती है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उसमें क्या किया जा रहा है कि भाई एक नॉन लिविंग, मतलब एक ऐसी चीज़ का ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसमें ह्यूमन बीइंग जैसी कैरेक्टरिस्टिक डाल दी जा रही है। क्लियर है? तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया जा रहा है, पर्सोनिफाई कर दिया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, क्लियर है? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बुक वाली ही सिर्फ, ठीक है।
टाइम नहीं है तो जल्दी थोड़ा करते हैं उसको। हाइपरबोली, दिस इट इज़ नॉट हाइपरबोल, दिस इज हाइपरबोली। हाइपरबोली ये भी मैंने आपको एक बार बताया था, एग्जैजरेशन ऑफ द फैक्ट, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। एग्जैजरेटेड से हमारा होता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, जितनी वो है नहीं उससे ज़्यादा। शायरी में ऐसा भी किया जाता है, अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड सेड सो ऑन सेवरल मिलियन ओकेजन्स, उसने ऐसा कहा कई लाखों मौक़ों पर। बिलियंस ऑफ टाइम्स उसने ऐसा कहा है, तो बिलियंस ऑफ टाइम इंसान नहीं कहता है, क्या 10 बार कहा होगा, 100 बार कहा होगा, लेकिन बिलियंस ऑफ टाइम एक इंसान एक बात तो नहीं करता कभी भी, 1 लाख बार। तो दैट इज, तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर हाइपरबोली इस्तेमाल है, फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, एक्सेजरेट कर रहे हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना, 10,000 saw I at a glance, तो है ना 10,000 देखा मैंने एक ही झलक में, तो ये भी एक हाइपरबोली था। तो गिना कैसे एक झलक में, वो सिंपल। तो ये बहुत सारे, हर लाइन में शायरी में तो आपको कूट कूट के हाइपरबोली मिलेगा। झूठी बातें इसके अंदर अक्सर होती हैं, झूठी बात ही कहेंगे उसको, एक्सेजरेशन की जा रही है ना, जितना है उतना नहीं। उस शी हैड सेड ऑन सेवरल मिलियन ओकेजन्स, कई लाखों बार उसने ऐसा कहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई मसला? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हम लोग किसको कहते हैं भाई? काफिया, उर्दू में कहते हैं काफिया। एलिट्रेशन, इट इज द रिपीटेड साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अल्फाज सेम साउंड में, एक जैसा साउंड अगर स्टार्ट हो रहे हैं शायरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सेम साउंड का आ जाना, बीच में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, एंड में आ रहा होता है तो वो तो राइम है, तो शुरू में कहीं पर आ रहा है तो फिर वो जस्ट एलिट्रेशन है। शी हैज सेड सो, ओह सॉरी, आई थिंक मैंने गलत कर दिया इसमें मीनिंग, मतलब यहाँ पर मैंने ये गलत यूज़ कर लिया, बुक दे दे, मतलब सेंट मैंने उसको चेंज नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है एक एलिट्रेशन में कि वाइड आइड एंड वंडरिंग वाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वेकन। देखें जरा, वाइड आइड एंड वॉन्डरिंग while we wait for others to waken। अब देखिए W का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर, है ना भाई? वाइड आइड एंड वंडरिंग while we wait for others to waken, दिस इज एलिट्रेशन। W साउंड की रिपीटेशन, तो सेम साउंड के रिपीट होना एक ही जुमले में, एक ही लाइन में बार बार, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उर्दू में इसको काफिया कहते हैं, काफिया से काफिया मिलाना होता है ना भाई, इससे खूबसूरती आती है, इससे भी एक शायरी के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच है। एक मसला सेम वर्ड्स का, इससे पहले हमने ओज़ेमेंडियस में भी ये लाइन निकाली थी ना, उसमें एलिट्रेशन ढूंढा था उसके अंदर भी, जब लेक्चर ले रहे थे। एनी इशू? दैट नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया। दिस इज पिया, इसको आखिरी में पढ़ेंगे। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया किसे कहते हैं? व्हाट इज ओनोमेटोपिया? इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट मिमिक साउंड, मतलब जो साउंड होते हैं, शोर की आवाज़ या फिर डिफरेंट और साउंड, डिफरेंट आवाज़ों को अगर हम वर्ड्स बना दें, टिक टॉक, दिस इज कॉल्ड एन ओनोमेटोपिया। चूँकि घड़ी की टिक टॉक को एक वर्ड बना दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। फॉर एग्जाम्पल, प्लीटर प्लैटर स्प्लिश स्प्लैश, रेन वॉज फॉलिंग फ्रॉम द ग्रे स्काई। दैट स्प्लिटर प्लैटर स्प्लिश स्प्लैश, ये जो पानी की बूंदें गिरती हैं ना, उसको वो जो है वो वर्ड्स की सूरत में बता रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में इस नज़म की आपको जो वो मिल रही है, दिस इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होते हैं? ये अल्फाज का इस्तेमाल है दैट मिमिक साउंड, जो नकल करते हैं मुख्तलिफ साउंड्स की, ऐसे अल्फाज। टिक टॉक की आवाज़ इस तरह हो गई, हिकरी डिकरी डॉक, इस तरह से वर्ड्स पढ़ा होगा आपने बचपन में, बहुत सारी स्टोरी बच्चों की जो कहानी होती है ना खासतौर पे, उसमें अक्सर इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो साउंड बता रहे होते किसी चीज़ का, छोटे राइम वगैरह में। ठीक है भाई? तो यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन के अंदर ओनोमेटोपिया है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन किसे कहा जाता है? इट इज द कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड टुगेदर, दो अपोजिट वर्ड एक साथ इस्तेमाल कर दिए जाएं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ठीक है? ऑक्सीमोरॉन इंग्लिश लिटरेचर में दो अपोजिट वर्ड एक साथ अगर आ जाएं, जैसे ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। वाइजेस्ट फूल, वो सबसे अकलमंद तरीन बेवकूफ है उन सब में से, अकलमंद तरीन बेवकूफ। अब ये वाइजेस्ट है तो फूल कैसे? अकलमंद तरीन बेवकूफ, ये जो वर्ड है इसका बिल्कुल नेगेटिव वर्ड ये है, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। टू कॉन्ट्रेडिक्टरी, मुखालिफ, कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब दो मुखालिफ अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल कर लिए गए। जैसे आई विल टेल यू एन ओपन सीक्रेट,
मैं तुम्हें खुला राज बताऊंगा, ओपन सीक्रेट। अब ओपन है तो सीक्रेट कैसा है? द ग्लास इज फुली एम्प्टी, तो फुली है तो एम्प्टी कैसा है? तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। ये भी इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं शायरी के अंदर लिखते हुए, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, कोई मसला? इजी चीज़ें हैं, बस छोटे छोटे डेफिनेशन है जो एमसीक्यूज के लिहाज से बस आप देखेंगे। ठीक है, मतलब कोई याद करने की जरूरत नहीं है, उसको बैठ के बस समझना है। आयरोनी, आयरोनी हम इसको कह सकते हैं इस तरह से, तंज कह सकते हैं इसको हम तंज कह सकते हैं। इट इज द सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट अपोजिट टू व्हाट इज अपेरेंटली सेड। मतलब जो चीज़ कहा गया है उससे उलट सिचुएशन सामने आ जाए, दैट इज कॉल्ड आयरोनिकल स्टेटमेंट, या उसको हम आयरोनी कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अ पोस्ट ऑफ फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज। फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दिया जाए कि उसमें लिखा हो कि फेसबुक कितनी बुरी चीज़ है, दिस इज आयरोनी। फेसबुक पे ही एक पोस्ट ऐसे मिल जाएगी भाई हमें फेसबुक पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, और फेसबुक पे ही वो पोस्ट लगी हुई है। दिस इज, अक्सर ऐसा होता है ना, दिस इज आयरोनी। यूट्यूब पे अगर बंदा आके वीडियो बना दे, यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो यूट्यूब पे ही वीडियो डाल दे वो, तो ये आयरोनी है ना भाई। मतलब जो चीज़ कहा जा रहा है उसके उलट हो रहा है रियल में सिचुएशन। दिस इज आयरोनी। कोई मसला समझ आ गई बात? दिस इज आयरोनी, तंज कह सकते हैं ना उसको हम। अब चलो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बस यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इसको जितना पढ़ा है ना उसको हम रिवाइंड करते हैं, एक्सरसाइज की बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक नज़म लिखी गई है, अब पढ़ेंगे नहीं पूरा उसको हम, ठीक है, ना टाइम है ना ज़रूरत है। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फियर, ये सोनेट थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक के अंदर मौजूद थे, न्यू बुक में नहीं है। 3 क्वेश्चन इसका जवाब देना है। वॉट टाइप ऑफ पोम इज इट, एक किस टाइप की पोम है? अगर आप इसको चेक करो तो इसमें कितने लाइन्स हमारे पास है? 14 लाइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास सोनेट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज इट कंटेन्स 14 लाइन्स। ठीक है भाई, 14 लाइनों की नज़र में हमेशा सोनेट कहलाती हैं। हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर, कितने स्टैंजा है इसके अंदर? 2 स्टैंजा है। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको? ये वाला स्टैंडर्ड क्या कहलाएगा? ऑक्टेव। चूंकि 8 लाइन्स हैं एंड दिस स्टैंजा इज कॉल्ड सेस्टेट। पढ़ना नहीं है क्या है, बस पता है लाइन्स इतने आ रहे हैं तो ये सेस्टेट है, 6 लाइन्स है, तो 14 लाइन्स हो गए। राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम, राइमिंग पैटर्न, राइमिंग पैटर्न। अब राइमिंग पैटर्न देखें कैसे चेक करते हैं। फेयर, इसको ए बना देते हैं फिलहाल। अब ये पास बाय, बाय तो बी बन गया ये। मेजेस्टी, पास बाय मेजेस्टी, चलो पास बाय मेजेस्टी अलग है, चलो सही है। वेयर ये अलग है, डी, अच्छा ए है, सॉरी, फेयर और वेयर ए है। बेयर, बेयर ए ही है ना, फेयर वेयर बेयर, ठीक है। लाए, बाय की सूरत में आ रहा है। स्काई, ये बी, एयर ए, तो ए बी, उसके बाद सी, फिर ए फिर बी फिर ए, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं स्टीप, स्टीप तो इनमें से किसी से नहीं आ रहा, तो स्टीप। अच्छा कि मेजेस्टी, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाए। सी तो आई थिंक पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा ना कहीं पर। पास बाय, पास बाय और लाए, लाई तो नहीं, स्काई तो नहीं पढ़ेंगे, मेजेस्टे, उसको मेजेस्टे पढ़ लेते हैं उसको फिर, तो उसको, ताकि मेजेस्टी तो उसको नहीं पढ़ेंगे, तो वरना सी का तो कुछ आ भी नहीं रहा शायद। चलो नीचे देखते हैं, छोड़ देते हैं उसको। स्टीप, ये स्टीप जैसा तो कुछ नहीं ऊपर एंड में, तो इसको ई बनाना पड़ेगा अगर उसको डी बना रहे तो। हिल कोई नहीं है, तो एफ। डीप क्या हो जाए? ई हो जाएगा। वेल एफ। अस्लीप, और ये समझ गए? मतलब सी सिर्फ एक ही बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये तरीका मैंने भी बताया था आपको कि राइमिंग पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो ऊपर से देखते हुए आते हैं एंड के वर्ड्स को। आपको नया आता है तो उसको नया अल्फ़ाबेट दे देते हैं, पुराना रिपीट हो जाता है तो वही अल्फ़ाबेट रिपीट हो जाता है। हाँ, इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर पैटर्न में उसमें आपको जैसे ऑक्टेव का लिखना है तो उसमें हम लिख देंगे ए बी सी, ए बी बी, उसके बाद ए, फिर नेक्स्ट उसके बाद ई एफ ई एफ। तो ये ऑक्टेव का हो गया, सेस्टेट का हो गया पैटर्न, सही है। तो मुश्किल पैटर्न था, इतना आसान पैटर्न नहीं था, मतलब अलग अलग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे। डायमंड कपलेट्स नहीं थे, वरना वो ए बी चलते रहता हो, या ए करके, सही है भाई।
तो ये 3 क्वेश्चन है, राइमिंग पैटर्न लिखना था। बुक का ही सवाल था, एक्सरसाइज 1 था ये मैंने सॉल्व करा दिया। अच्छा एक्सरसाइज 3 है, यहां पर हमें बुक का ही क्वेश्चन है ये, इसमें हमें क्या करना है भाई, ट्रू फॉल्स करना है, टिक क्रॉस करना है। 2 लाइन्स विच राइम एट द एंड आर कॉल्ड अ कपलेट। ट्रू है भाई, करेक्ट है, ठीक है। देयर इज नो कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग आउट द पैटर्न ऑफ राइम। पैटर्न ऑफ राइम के पैटर्न को लिखने का कोई तरीका नहीं है। फॉल्स नहीं, तरीका है इसका, ए बी बी करके ये तो लिखता है। इमेजरी इज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज विच रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड आइडियाज। तो ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं इमेजरी, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ही होता है ये। फिगर ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। यूजुअली अ सोनेट इज कंपोज्ड ऑफ 14 लाइन्स हैविंग सर्टेन राइमिंग स्कीम। करेक्ट है ना भाई, ट्रू, करेक्ट, टेक कुछ भी कह दो। बैलेड इज एक्सप्रेस फॉर सॉरो, ग्रीफ और डेथ। एलिजी होता है ना भाई, सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है। A metaphor states explicitly that one thing is the another. Metaphor ये कहती है एक चीज दूसरी चीज है, यही तो बोलती है, दूसरी चीज जैसी नहीं है। ये मेटाफोर स्टेट कहती है एक्सप्लिसिटली, वाजे तौर पर, दैट वन थिंग इज, अच्छा लाइक आ गया ना, लाइक आ गया तो फिर तो सिमिली हो गया ना, सही सही, लाइक नहीं होता तो फिर सही समझ में आ गया। ट्रू फॉल्स सबको कोई मसला।